नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। और आज की सबसे बड़ी खबर है आज का बजट। उम्मीदों की लहरों में खो गई और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश भी कर दिया। वो 1 घंटा 31 मिनट तक बोली। आम बजट में आम आदमी टीवी को ताकता रहा, बैठा रहा टीवी के आगे, लेकिन क्या उसकी खोज पूरी हुई? बताएंगे आपको, आकलन करेंगे इसका। सबसे बड़ी बात यह हुई कि डिजिटल करेंसी को लीगल कर दिया गया है। अब क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर देना होगा 30% टैक्स। जनता का सवाल है कि क्या डिजिटल करेंसी से होगी उदारीकरण जैसी क्रांति? पैसे की दुनिया कितनी बदल जाएगी आपके लिए, बताएंगे आपको। इसके बाद बजट के बाद यूपी और पंजाब का किसान क्या करेगा? चुनाव से पहले सरकार किसान को कितना खुश कर भी पाई या नहीं? किसानों के खाते में एमएसपी के जरिए 2.37 करोड़ सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। क्या ये काफी है? किसान से सुनेंगे किसान के बजट की बात। किसान है कितना खुश या है दुखी? बजट से कितनी बदलेगी रेलवे की तकदीर, ये भी बताएंगे। 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ेंगी। 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे तो रेलवे की तरक्की भारत की तकदीर में इजाफा करेगी, ये भी समझेंगे। कारोबार की दुनिया को कितनी उम्मीद है मोदी और निर्मला सीतारमण की कोशिशों से? भारत कितना समृद्ध होगा, कितना निवेश आएगा भारत में? आखिर निवेश से ही हमारी ताकत बढ़ेगी। इन सब का आकलन हम कर चुके हैं, आपके सामने अब एक एक करके रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी का ये 10वां बजट था। उन्होंने कहा कि ये बजट आम आदमी के लिए कई अवसर पैदा करेगा। इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है और लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। इस बजट के जरिए ग्रीन जॉब्स का नया सेक्टर खुला है। पीएम मोदी ने इस बजट को गरीबों का कल्याण करने वाला बजट बताया। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 4था बजट पेश किया, लेकिन बजट में टैक्स को लेकर के आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। आइए आपको सुनाते हैं आम आदमी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूं। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भले ये कह रही हैं कि हमने आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया, लेकिन इस बजट को लेकर आम आदमी हताश है, निराश है। सुनते हैं उनकी क्या उम्मीदें थी जिसे निर्मला सीतारमण पूरी नहीं कर पाई। सरकार के दूसरे कार्यकाल में 4थी बार वित्त बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया गया है। ये बजट आम आदमी के उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है जानते हैं मुंबई के मुंबईकरों से। सर, सबसे पहले क्या बजट से उम्मीदें थी आपको, कितना खरा उतरा ये बजट आपकी उम्मीदों पर? बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी कि
बजट मध्यम वर्ग के लिए कुछ अच्छा लाएगी, क्योंकि मध्यम वर्ग ने हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। मध्यम वर्ग ये समाज का बैकबोन है और मध्यम वर्ग ने इतनी ईमानदारी से, ईमानदार करदाता सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग है, तो वो ईमानदार करदाता के सामने कुछ देखा नहीं गया है। कोई इनकम टैक्स के स्लैब रेट बदला नहीं है, इनकम टैक्स की मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट बदली नहीं है, जो डिडक्शन है ईटीसी का 12 साल 14 साल से आपने बदला नहीं है। वो उम्मीद तो थी कि 2.5 लाख का जो एग्जम्पशन था वो काफी सालों से था, इन्वेस्टमेंट में भी 1.5 लाख का काफी सालों से था और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आता। एक्सपेक्टेड था कि 5 लाख या 7 लाख तो करे, और इवन जो रिबेट मिलता है जो 5 लाख तक का मिलता है, जैसे 5 लाख क्रॉस होता है तो 2.5 लाख से टैक्स शुरू हो जाता है, तो एटलीस्ट दैट शुड बी इंक्रीज। अब देखिए बजट जो आया है ना सैलरी क्लास के लिए तो इतना डिसअपॉइंटिंग बजट है। पहले आप देखिए सैलरी क्लास इंडिया में कितने हैं, लगभग 23 से 24% लोग वेज और सैलरी क्लास में आते हैं, ठीक है। तो आपने 23% को तो छोड़ ही दिया एकदम। तो मिडिल क्लास के अंदर अभी आप क्या कर रहे हो उनके लिए? आदमी जब भी टैक्स का सोचता है, जो सैलरी क्लास है वो क्या सोचता है, कुछ आप दोगे, लेकिन आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आपने लास्ट ईयर 2.5 से 5 लाख के बीच में आपने कहा था टैक्स नहीं लगेगा। जिसकी सैलरी 2.5 से 5 लाख के बीच में सिर्फ 5 लाख से 1 रुपए बढ़ गया तो 12,500 रुपए आपको पे करना है। ये क्या नहीं है? मैं कम से कम 2.5 से 5 तक तो आप वो कर दो जीरो। जब आप कर ही रहे हो तो 2.5 से 5 तक जिसका भी वो जीरो कर दो, 5 के बाद आप टैक्स ना शुरू करो। लेकिन 2.5 से 5 आप छोड़ रहे हो, लेकिन 5 के बाद 1 रुपए भी सैलरी बढ़ गई तो 12,500 रुपए आपको एक्स्ट्रा आप भरने हैं, ठीक है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अंकुश जायसवाल, इंडिया न्यूज मुंबई। देखिए, अभी आपने बिजनेस कैपिटल मुंबई से आम आदमी को सुना, अब आम चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के आदमी की भी सुन लीजिए। पता चलेगा कि मुंबई और कानपुर के आम आदमी की सोच में बजट को लेकर कितना फर्क है। हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक बजट है अभी। हालांकि जो हमारा व्यापार जैसे किताबों का व्यापार है, हमने सोचा था हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन हमें इस प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिला है। हालांकि जो इस बार का बजट है, विकास दर इन्होंने अनुमान लगाया है कि लगभग 9.27% की बढ़ने की संभावना है, तो उससे हमें ये उम्मीद लगती है कि शायद अभी आगे चल के कुछ हमारे लिए हो सकता है। देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हैं इस बजट से हम लोग, और जैसा उम्मीद करते थे वैसा ही बजट आया है। जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आया है, हमारे युवाओं के लिए रोजगार के लिए आया है, 60 लाख नई नौकरियां इस बजट में दी जा रही हैं, और इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। 400 वंदे भारत ट्रेन का है 3 साल के अंदर टारगेट किया गया है कि 3 साल के अंदर 400 ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो बजट हम लोगों को चाहिए होता है, जैसा चाहिए होता है, वो डिजिटल पेमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर किया गया है। आज हम लोग युवा व्यापारी हैं, हम लोगों का दुकान का कैश जो होता है, हम लोगों को बैंक में जाना पड़ता है, कई बार सर्वर की प्रॉब्लम्स रहती हैं, कई बार वहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो हमारे पास डिजिटल पेमेंट जितना आएगा उतना ही हमारा टाइम बचत होगा, उतना ही हमें बेनिफिट रहेगा। देखिए, इस बजट से हमें बहुत ज़्यादा लाभ की नहीं सोचना चाहिए था। लगभग पिछला 1.5 से पौने 2 साल कोरोना काल में ये देश और दुनिया के लगभग 150 देश इसमें रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना था कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलने वाली है, जो कि नहीं हुआ। इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जबकि सरकार चाहती तो इनकम टैक्स की दरें बढ़ा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन इनकम टैक्स पर कोई बदलाव नहीं किया गया। ये राहत की बात हम मानते हैं। दूसरी बात, इसमें जीएसटी से कुछ मतलब नहीं था, जीएसटी काउंसिल की अलग बैठक होती, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि जनवरी का कलेक्शन 1,47,00,000 करोड़ जो हुआ है वो अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक हो रही, व्यापार ठीक हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक ठाक बजट है, ये बूस्टर बजट नहीं है, ये वैक्सीन बजट है। जैसे वैक्सीन धीरे धीरे काम करती है वैसे ही ये काम करेगी, और वैक्सीन जो सरकार ने लगवाई है आखिर कहीं ना कहीं से तो रिकवर करेगी, तो वो बूस्ट तो नहीं कर सकती इस बजट को बहुत तेजी से, लेकिन सरकार के प्रयास अच्छे हैं, मनसा साफ है कि हमको सबको रिलीफ देनी है। बजट में टैक्स को लेकर आम आदमी पर कितना भार बढ़ा, इस पर जम्मू कश्मीर एसोचैम के चेयरमैन मानिक बत्रा से बातचीत की इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजय जांडियाल ने। सुनिए। इस बजट को लगता है कुछ बेहतर होगा? देखिए, अगर बजट की बात करें तो इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फोकस किया गया है। तो जैसे कि सीतारमन जी ने अनाउंस करा है कि नए नेशनल हाईवेज अनाउंस करे हैं, नए लॉजिस्टिक पार्क्स अनाउंस करे हैं, तो उससे हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी रोबस्ट हो जाएगा, गुड्स मूवमेंट इजी हो जाएगी, ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट
तो इनको आएगा ही, जो एंड कंज्यूमर है। उसके अलावा अगर बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। लास्ट 2 साल कोविड रहा, जिससे काफ़ी लोगों का बिजनेस इफेक्ट हुआ, तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लोन्स दिए, जिससे काफ़ी लोग बिजनेस रिवाइव कर चुके। एमएसएमई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ऑलमोस्ट 30 से 35% बिजनेस जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो एमएसएमई सेक्टर से होती है। तो एमएसएमई को इंपॉर्टेंस दी गई है इस बजट में, तो वो भी एक अच्छा स्टेप है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी पे फोकस करा है, जैसे क्रिप्टो पे टैक्स लगा दिया है। हमारे देश के काफ़ी लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा हुआ था और उनको काफ़ी कन्फ्यूजन थी इसको लेके कि आगे इसका फ्यूचर क्या है क्रिप्टो का। अब जैसे लोग, जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है तो जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी सेफ हो जाएंगे। इस बजट पर महिला सांसदों की क्या प्रतिक्रिया आई और खासकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आई, ये भी सुन लीजिए। पैंडेमिक के बीच में ग्लोबल स्लोडाउन भी सब जगह, और इस बात का जिक्र भी खुद निर्मला जी ने कहा कि स्लोडाउन है, लेकिन जो जीडीपी नंबर्स हैं वो होपफुल है। आज का बजट कैसे देखा? देखिए, एक जीडीपी नंबर्स होते हैं, हमें बार बार कहा, और पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम घटती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर आपने कोई एड्रेस नहीं किया। मैंने मांग की थी कि सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखें, उनका कुछ नहीं किया। युवा वर्ग जो बेरोजगारी की तरफ है उनके बारे में कुछ नहीं आपने बात की है, ना महिलाओं के बारे में बात हुई है, ना टैक्स स्ट्रक्चर बदला है। महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है, और ये सरकार अपने में ही मस्त है। डिजिटल बैंकिंग की बात करी, क्रिप्टो पर उन्होंने 30% टैक्स लगाया, जो बिटकॉइन था एक बहुत चर्चित इशू था। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की बात करी, साथ ही साथ उन्होंने कहा भाई किसानों को जो एमएसपीज है वो हम देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, बातें तो ये लोग काफी बनाना आता है इनको। अब आप देखिए, अभी सामने आंकड़े आ रहे हैं, उन्होंने मनरेगा का बजट कम कर दिया। सामने आंकड़े आ रहे हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की थी 1.78 लाख करोड़ की बात थी, वो सिर्फ 65,000 करोड़ पे आकर बैठा है। आपने देश के इतने इंपॉर्टेंट एसेट्स बेच दिए हैं कौड़ी के भाव में, और आप बार बार लुभावने सपने दिखा रहे हैं। सपनों के आधार भी कुछ होते हैं, पॉलिसी होती है जो आपने मिसिंग है। हमारे साथ मौजूद है सांसद नवनीत राणा जी। नवनीत जी, इस बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि पिछले 2 साल में रसोई गैस के दाम लगभग डबल हो गए थे। आपको लगता है कुछ महंगाई कम हुई, कुछ महिलाओं को राहत मिली होगी? महिलाओं की अगर बात करते हैं हम, तो योजना पे हम बात कर सकते हैं। पंचप्रधान आवास योजना, जिस तरीके से घरकुल के माध्यम से जो आज भी कच्चे मकानों में हमारी महिलाएं रहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सोच देकर 48,000 करोड़ रुपीस का ये बजट सिर्फ घरकुल के लिए, आवास योजना के लिए लाया गया है। उसके बाद फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करना, दैट मीन्स डायरेक्टली वो महिलाओं को सपोर्ट करना है और हमारे देश को सपोर्ट करना है। 2 लाख समथिंग 31 करोड़ रुपीस ये फार्मर्स को दिए गए हैं, और जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी फार्मर्स के लिए खेतों में इस्तेमाल होते हैं, उस पर बहुत बड़ी राहत इनको दी है। स्मॉल एंड मीडियम जो स्केल्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, उनको टैक्सेशन में उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा बजट उन्होंने दिया। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ को आम आदमी के लिए इस बजट में क्या मिला, अब इसे अर्थशास्त्री की नजर से ही समझते। उम्मीद और एक्सपेक्टेशन का तो कभी एंड नहीं है। लाइक आम आदमी या सैलरीड क्लास को एक्सपेक्टेशन था कि हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के मिलेगा, हमें डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी लोन का इंटरेस्ट बढ़ा के मिलेगा। So there is never an end to expectations. But in the given circumstances, जिस हिसाब से लास्ट 2 साल जो प्रॉब्लम्स कोविड की वजह से हुआ, I think ये बजट इज इन द राइट डायरेक्शन. इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट बजट, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड बजट. ये जो गति शक्ति प्लान के जो 7 पिलर्स उन्होंने बताए, ऑल आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, और इसका सबका बेनिफिट हम सबको मिलेगा। अगर ये इम्प्लीमेंट ठीक से हो तो हर एक आम आदमी को स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 20,000 ज़्यादा भी मिलता तो मेरा टैक्स कितना बचता, 5,000 रुपये साल का। बट अगर डेवलपमेंट होता है कंट्री में तो उसके हमारी जो इनकम और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है तो उसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड बजट में किसानों को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या ऐलान किया, आइए पहले वो सुनते हैं, फिर उस पर प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे। Procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores
will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. जैसे रही बात एमएसपी की खरीद हुई, लेकिन इतने किसान यहाँ पे इकट्ठा हैं, इनसे पूछा जाए कि आप एमएसपी पे धान बेच पाए हो? ऐसा नहीं, वहाँ सिर्फ व्यापारियों को जो है धान ज़्यादा लिया जाता है। इसके लिए एक कमेटी बने जो देखो और किसानों को इसको जागरूक किया जाए कि आप जो है एमएसपी पे ही धान बेचो और समर्थन मूल्य पे ही धान बेचो। जिसको जैसे अभी एक अब की बड़ी समस्या आई, किसानों के खाते में पैसा ऐसे खाता डाल दिया जाता था, उसमें जो होता था, अब उसमें जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक है, खाते में आधार लिंक है, उसी खाते में पैसा गया है। किसान के पास मोबाइल नहीं है, वो पैसा अपना निकाल नहीं पा रहा, इसलिए काफ़ी किसान परेशान है और लगातार चक्कर लगा रहे हैं। जैसे रही बात नहीं, इन्होंने कहा कि एमएसपी पर बम्पर खरीद करेंगे, ऑर्गेनिक खेती कराएंगे, तो हम जो किसान लगातार कम से कम 70 साल से लगातार मांग कर रहा है कि एमएसपी पर कानून दे दो। कानून बनाओगे तभी उसे लाभ मिल पाएगा, उसकी फसल का वाजिब दाम मिल पाएगा। हमने पिछले साल भी अपने रामपुर का 11,500 बिचौलियों ने फर्जी तरीके से धान तुलवाए गए। अभी हमने आंकड़े निकाले हैं, चकबंदी गांव में फर्जी खतौनी बनाकर और दर्शाकर अब भी कम से कम 15,000 किसानों के नाम पर बिचौलियों ने धान तुलवाया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि मोदी सरकार ने देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी करके किसानों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। टिकैत ने ट्वीट करते हुए हैशटैग किया #विश्वासघात दिवस। आदत तो कुछ न कुछ होता है, लेकिन जितना दिखाते हैं उतना नहीं होता। दिखाते जाते हैं, मिलता कम है। हमने ये कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बना दो। एमएसपी गारंटी कानून से ये होगा कि सस्ते में फसलें की खरीद बंद होगी और उसका फायदा ये होगा कि जो सरकार कह रही है कि हम खरीद ज्यादा करेंगे किसान की, अगर कानून हो जाएगा तो कम रेट पे खरीद नहीं होगी। इसका फायदा व्यापारियों को ज्यादा होता है। जो बड़ा व्यापारी होता है सस्ते में खरीदता है, महंगे में एमएसपी पे बेचता है, उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इससे जोड़ेंगे हम इसको। हमने कहा कि हमारी फसलों को भी डिजिटल से जोड़ दो। गन्ना है, 23 फसलें हैं, आप इसको जोड़ो। और लेकिन उससे पहले इनको एमएसपी गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आम बजट में किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है, खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुनिए तोमर कैसे बढ़िया बता रहे हैं इस बजट को। इसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरा बजट प्रो फार्मर है, किसानों के हित में। किस तरह से भारत सरकार का वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आज का बजट बहुत ही ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला, नौजवान सबको इसमें समाविष्ट किया गया है। समग्र विकास और संतुलित विकास और दूरगामी विकास, इस कल्पना को संजोए हुए यह बजट आने वाले 25 सालों में हिंदुस्तान की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला बजट है। अगर कुल बजट को देखें तो बजट में 5.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। कृषि मंत्रालय के बजट को देखें तो ध्यान में आएगा, पिछले बार 1,23,000 करोड़ रुपया बजट था, इस बार 1,32,000 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र का बजट है। इस बजट में कृषि क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है। सामान्य तौर पर बजट ऐसे प्रस्तुत होते थे जिनको लोक लुभावन कहा जाता था। ये बजट आंकड़ों का बजट नहीं है, ये बजट दूरदृष्टि का बजट है और अपने आप में देश की ताकत को समेटे हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। कृषि के क्षेत्र में
किसान की माली हालत सुधरे, कृषि का रकबा बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, हॉर्टिकल्चर बढ़े, जैविक खेती बढ़े, प्राकृतिक खेती बढ़े और खेती के क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती में किया जा सकता है वो टेक्नोलॉजी का समावेश हो, लोग सामूहिक रूप से खेती के लिए आगे आएं, महंगी फसलों का उपयोग करें, ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे कि हमारा कृषि उत्पाद का निर्यात अभी तेजी से बढ़ रहा है ये और बढ़ सके और किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस दृष्टि से भी इस बार बजट में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो खरीद सरकारी खरीद होती है वो की जाएगी, उसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। रूप से किसान की अगर आमदनी बढ़ाना है तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तो उसको वाजिब बाजार मिले, वाजिब दाम मिले और दूसरा उसकी लागत कम हो। वाजिब दाम मिले इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं और जब हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूप से लागत कम होती है। जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन वापस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट में रेलवे को 1,37,000 करोड़ रुपए का कैपिटल निवेश का सहयोग दिया गया है। इससे रेलवे में कई सालों से जो परियोजनाएं रुकी हुई थी, रेलवे मिनिस्टर से बात की हमारे सहयोगी चैनल न्यूज एक्स के मैनेजिंग एडिटर ऋषभ गुलाटी ने। सुनिए। अश्विनी वैष्णव जी, यूनियन मिनिस्टर इनटू द टेलीकास्ट विद अस। अश्विनी जी, हमारे साथ न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही बड़ा दिन है, स्पेशली रेल सेक्टर और आईटी सेक्टर के लिए। सर, रेल से शुरू करते हैं। आपके हिसाब से जो रेलवासी आगे अब इस साल 2022 में और अगले साल जाते हुए जो रेल जर्नी एक्सपीरियंस करेंगे, उनके लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या होने वाली? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को रेलवे के लिए जो रिकॉर्ड एलोकेशन किया है। इस रिकॉर्ड एलोकेशन में हम रेलवे में जो कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, पैसेंजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ किस तरह से रेलवे का सेफ्टी का डिप्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट बेटर हो, इन सब पे इन्वेस्टमेंट के लिए इस बजट में एलोकेशन किया गया है। अश्विनी जी, कहां का बदलाव हो चुका है और जो 400 वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवे स्टेशन का, कहां का हो गया है और आपकी आशा क्या है अगले 12 महीनों के लिए? हाँ, कई वर्षों से भारत में एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के कोचेज यूज होते थे। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया कि भारत में ही डिजाइन होकर मॉडर्न कोचेज, मॉडर्न ट्रेन सेट बने। तो 2019 में पहली वंदे भारत ट्रेन रोल आउट हुई। ये ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की है। हिंदुस्तान में डिजाइन हुई है, हिंदुस्तान में बनी है। दुनिया भर में अचंभा हुआ क्योंकि 180 kmph की स्पीड की ट्रेन बनाने वाले विश्व में मात्र 7-8 देश है जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजिकल क्षमता है। उसका सेकंड वर्जन ऑलरेडी, जो कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था, उसका सेकंड वर्जन ऑलरेडी डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। अप्रैल से उसका फील्ड टेस्टिंग चालू होगा। अगस्त सितंबर में उसका सीरियल प्रोडक्शन चालू होगा। और आज के रेल बजट में उससे भी आगे वाली जनरेशन के लिए, उससे भी आगे वाली जनरेशन की वंदे भारत का अनाउंसमेंट हुआ है, 400 नए ट्रेन सेट। तो ये बहुत बड़ी सोच है जो कि हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी, पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस, रेलवे में किस तरह से कम झटके, कम अच्छे से एक सफर का जो आनंद होता है वो हो सके, वो उसके लिए ये प्रयास है। अश्विनी जी, जो रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन है कि जो प्लान बनाए जा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जाए, उनको एयरपोर्टों की तरह बनाया जाए, इसमें क्या स्थिति है सर? देखिए, रेलवे स्टेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। इसमें चलती हुई ट्रेन, सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी,
आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख के बनाना पड़ता है। तो 2 स्टेशन जो अभी तक बने हैं अच्छे तरीके से, कमलापति स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन और गांधीनगर स्टेशन, इससे बहुत सारी लर्निंग्स हुई है। इन लर्निंग्स को लेके अब हम मास स्केल पे, बड़े स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस का कैसे रीडेवलपमेंट कर सकें, वो प्रयास चल रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है इसमें और इसके परिणाम भी आप देखेंगे आगामी महीनों में। साथ ही साथ सफाई पे जो ध्यान है, क्लीनलीनेस पे जो फोकस है स्वच्छ भारत में, वो देखिए आप आज किसी भी स्टेशन पे आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि साफ सफाई पहले की 7 वर्षों पहले अगर आप देखते हैं और आज की पोजीशन देखोगे तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। अश्विनी जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति और ये अमृतकाल का ये जो हमने लॉजिक भारत के सामने रखा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देश में बढ़ते दौर से नौकरियां जनरेट कर सकती है? देखिए, आज हम 232 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, रफली 3 ट्रिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा US डॉलर्स टर्म में। 135 करोड़ हमारी जनसंख्या है। रोजगार पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की साइकिल को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले बजट में 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है उसमें। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ का पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले रखा गया है। आप देखिए 7.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हुआ करीब इकोनॉमी में 30 लाख करोड़ का उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है। 7.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स रफली 28 से 30 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, PLI स्कीम 2 साल पहले चालू हुई, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। आप अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स अगर देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कुछ वर्षों पहले तक जो नगण्य मात्रा थी, कुछ भी नहीं थी, नेग्लिजिबल थी, वो आज 5.5 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। तो भारत में 22 लाख के आसपास तो रोजगार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ही है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर है? भारत में है। इस तरह की जो ग्रोथ है, इस तरह की जो फाउंडेशन ले की जा रही है आगे आने वाले वर्षों में भारत की, वो एक बहुत ही दूरगामी सोच है। इसी को अमृतकाल का विजन है। ओके, जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जो ऑपोजिशन कांग्रेस आज कह रही है और पार्टियां कह रही है कि देखिए इस बजट में तो कुछ बड़ा हुआ नहीं, सैलरी क्लास के लिए कुछ मिला नहीं, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो, वो तो बस सिर्फ असेंबली है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? कौन कहता है कि असेंबली है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं? आप जाके देखिए चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेना होता है। आज आप शुरुआत करते हो, पहले क्या था? 7 वर्षों पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की कोई पोजीशन थी? कोई पोजीशन नहीं थी। आज दुनिया की हर एक, आप देखो प्रोडक्ट लाइन देखो, हर एक प्रोडक्ट लाइन में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आ रही है। अब हम उसको डीपनिंग भी कर रहे हैं। कैसे डीपनिंग कर रहे हैं कि भाई PCB भी इंडिया में बने, कंपोनेंट्स भी इंडिया में बने, सेमीकंडक्टर चिप्स भी इंडिया में बने, उसकी टेस्टिंग, डिज़ाइन, असेंबली, वो सारे भी इंडिया में हो, वो भारत में हो। तो ये एक जो सोच है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सोच है, जो हमारे विपक्ष के मित्र देखना नहीं चाहते, उनको कैसे कोई दिखाएगा? Okay, Ashwini Vaishnav ji, it's a pleasure to have you as a railways minister. I think I haven't seen in many years that when both in good times and bad, when things have not gone wrong in couple of derailments, you have physically gone to the site to do inspections. You have taken intervention in issues, including recruitment issues. So it's good to see a hands-on approach. Ashwini Vaishnav there, Union Minister for Railways, joining us on the broadcast. Thanks very much for joining us, sir. अब देखिए, रेल मंत्री को तो आपने सुन लिया, अब रेल के मुसाफिरों की भी राय जान लीजिए कि रेल बजट पर उनका क्या कहना है। ट्रेन चलने से सफ़र छोटा हो जाता है। जो ट्रेनें, ऐसे ट्रेनें चलने में हमें 6, 7, 8 घंटे सफ़र में लगते, वो हमें 4 से 5 घंटे में ज़्यादा, क्योंकि वो 120, 130 की स्पीड में चलती है और सीटें भी आरामदायक है उसमें। यात्रा करना तो बहुत आसान हो जाएगा, बट उसमें सफ़र कौन करेगा? समस्या उतने, उसके टिकट इतने रेट हाई हैं, कौन यहाँ तो अभी जो नॉर्मल ट्रेनें चल रही हैं तो उसमें तो आदमी सब, नॉर्मल आदमी तो टिकट लेकर सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। टाइमिंग तो बचेगा ही बचेगा, चलने में भी अच्छा है, मतलब टाइमिंग 120-30 की स्पीड में चलती है तो टाइम तो बचेगा, मगर इसमें गरीब आदमी उसमें सफ़र नहीं कर पाएगा। वंदे भारत चल रही है, इसमें आम आदमी सफ़र कहाँ कर पाएंगे ये बताइए। पहले के लोग जब 2020 से पहले जो हम लोग जो दूर के आदमी आते थे, वो टिकट लिए और चल दिए,
उसमें क्या ये संभव है कि टिकट लिए चल दिए? जो गरीब आदमी होते हैं, आज के रेट में भारत में 70% गरीब है, ये तो आप भी मानते हैं। जी। तो 30% अमीर लोगों के लिए चला है। बिल्कुल राहत मिलेगी, हम लोग उनका सपोर्ट कर, बहुत 50% राहत मिलेगी, समय का बचत होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई डिजिटल करेंसी को साल 2022 से जारी करेगा, यानी कि अब रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी, जिसके जरिए पेमेंट या ट्रांसफर आप कर सकेंगे, यानी वॉलेट और बैंक अकाउंट का झंझट अब पूरी तरह से खत्म। पहले वित्त मंत्री की बात सुनिए। Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. और आइए अब आपको समझाते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी क्या है। अभी हमने कैसे पेमेंट करते हैं अभी हम, और अगर डिजिटल करेंसी आ गई तो हम लेन देन कैसे करेंगे, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर देखिए अभी क्या है और भविष्य में क्या होगा। अब देखिए रुपया जब छपता है, जब पैसा आता है आपके हाथ में, नोट आता है, तो वो किस तरीके से आता है कि वो नोट अभी ऐसे आता है आपके पास, सेंट्रल बैंक में जाता है, उसके बाद वो रियल मनी बनता है, फिर बैंक में जाता है, और बैंक प्रॉमिस और सेवाएं जो हैं वो आपके लिए होती हैं, और उसके बाद लक्ष्य पूरा होकर के आपके पास वो पैसा आ जाता है। यानी कि इतने चरणों से होता हुआ वो पैसा आपके पास आता है, नोट आपके पास आता है। भविष्य में क्या होगा, देखिए कोई झंझट ही नहीं। भविष्य में ये होगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी और सीधे वो आप तक पहुंच जाएगी, यानी बीच में सबका काम खत्म। ये सेंट्रल बैंक, रियल मनी, बैंक प्रॉमिसिंग, लक्ष्य पूरा, यानी इसमें से 3 चरण खत्म हो जाएंगे। अब केवल 2 चरण बचेंगे, डिजिटल करेंसी सीधे आपके खाते में, और आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए पूर्व वित्त मंत्री जयंत सिन्हा ने इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी आने से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। मंत्री सांसद बीजेपी के जयंत सिन्हा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जयंत जी, क्या आपकी रिएक्शन है इस बजट को लेकर? बहुत ही उम्दा बजट फिर एक बार माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, और इस बजट में जो सबसे मुख्य जो बात है वो यह है कि एक ये प्रो ग्रोथ बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम वर्चुअस इन्वेस्टमेंट साइकिल के द्वारा हम लोग जीडीपी को रफ्तार दें, और ये बिल्कुल दिया जाएगा। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको पिछली बार 34% से बढ़ाया गया था, इस बार फिर 34% से बढ़ाया गया है। 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए गए हैं, और इसके अतिरिक्त राज्यों को भी 1 लाख करोड़ और दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। और इस तरीके से जो करीब 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा, 4% ऑफ जीडीपी, इससे आगे के समय हमारे जीडीपी को बहुत रफ्तार मिलेगा, और इससे रोजगार का भी बड़ी तेजी से सृजन होगा। सर, क्रिप्टो पर सर टैक्स लगाया गया, क्या कहेंगे सर? 30% टैक्स। देखिए, सब एसेट्स पे टैक्स लगता है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो सोना हो। इसी प्रकार से अब डिजिटल एसेट्स पे भी टैक्स लगेगा, और वो सही है। लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोगों को लाना था डिजिटल एसेट्स। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि इससे बेरोजगारी दूर होगी या महंगाई कम होने का कोई संकेत है? बेरोजगारी इससे
बहुत कम होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि निवेश में इसमें प्राथमिकता दी गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्राथमिकता दी गई है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है उसमें प्राथमिकता दी गई है, और इस प्रकार से बहुत सारे नए योजनाएं आएंगी, बहुत सारे रोड्स और सब और बातों का विस्तार होगा और इससे रोजगार जरूर बढ़ेगा। ये थे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री जयंत सिन्हा, जिनका कहना है कि ये बजट अच्छा है और इससे बेरोजगारी भी कम होगी, साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ेगा और महंगाई भी कम होगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रिजर्व बैंक जो डिजिटल करेंसी जारी करेगा वो ऑफिशियल लीगल टेंडर होगा। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को सरकार लीगल टेंडर नहीं मानती। अगर उसे कोई संपत्ति के रूप में रखना चाहे तो रखते हैं। नहीं, सरकार रिजर्व बैंक जो इशू करेगी डिजिटल करेंसी वो वैध ऑफिशियल लीगल टेंडर होगा। और आज दुनिया जैसे जैसे आगे प्रगति कर रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ब्लॉकचेन और सब नई टेक्नोलॉजीज, उसमें भारत पीछे न रह जाए, उसके मद्देनजर रखते हुए ये आरबीआई इसको इशू करेगी एज एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। जहां तक प्राइवेटली जो इशू होते हैं क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, उसको सरकार लीगल टेंडर नहीं मानती है और वो एक एसेट के रूप में लोग रखना चाहे तो रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अभी 30% टैक्स रखा गया। सरकार सिर्फ आरबीआई की इशू करेगी भी डिजिटल करेंसी को रिकॉग्नाइज करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी इस पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि स्टेट फाइनेंस का ख्याल रखा गया है, डिजिटल करेंसी से भी अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म आएगा। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट राज्य सरकार को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करेगी। They can care of state finance very well. The focus on digital economy, digital rupee will also transform the economy. As usual, Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister has given a special focus on Northeast. And Prime Minister Development Scheme for Northeast with initial outlay of 1500 crores will help the state government in building infrastructure. देखिए, डिजिटल करेंसी को लेकर अर्थशास्त्र के जानकारों का भी कुछ कहना है। उनकी नजरिए से इसको समझना बहुत जरूरी है। सुनिए। थोड़ा सा सर, क्या कहेंगे जो बजट से किसी उम्मीदें थी और किस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, ताकि लोग उससे। हाँ जी, सो आई एम फ्रॉम द डिजिटल सेक्टर, डिजिटल इंडस्ट्री। डिजिटल को तो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल गया है। बिल्कुल। सो व्हेन आई लुक एट बजट में दो एंगल होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है टैक्स रेट। इस बार टैक्स रेट में कुछ भी टिंकरिंग नहीं हुआ है, एग्जैक्टली सेम है। मेरे ख्याल से ये सिचुएशन में इट्स अ गुड न्यूज़, यू नो, क्योंकि जो हमारा 2 साल कोविड का गया, सबको लग रहा था अभी टैक्स बढ़ जाएगा। इस बार टैक्स सरकार ने नहीं बढ़ाया। बिजनेस के एंगल से भी हमको स्टेबिलिटी चाहिए, रोज चेंजेस नहीं चाहिए, तो टैक्स सेट में हमको स्टेबिलिटी दिख रही है, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री। अब हम लॉन्ग टर्म सेक्टर से आते हैं। इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग द गवर्नमेंट्स थिंकिंग इन एवरी एरिया हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। जैसे डिजिटल रुपी अनाउंस किया है, वन ऑफ द वेरी फ्यू गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड जो ऑलरेडी डिजिटल करेंसी के बारे में सोच रहा है, आगे की सोच रहा है। आज करेंसी छापना तो सरकार का काम है ना, मैं और आप तो नहीं छाप सकते हो, लेकिन जो प्राइवेट एक्सचेंज है वो खुद की करेंसी चला रहे हैं, वो कैसे चलेगा? तो सरकार उसकी एक रेगुलेशन करके डिजिटल रूप में इसको एकत्रित करेगी। सरकार ई पासपोर्ट की बात कर रही है, सरकार बात कर रही है कि हम लोग ड्रोन्स यूज करके किसानों को कैसे बेनिफिट देने वाले हैं। सरकार बात करिए कि जो सरकार से पेमेंट लेना है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली लो, वहाँ जाके किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये सरकार की थिंकिंग डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि हमको टेक्नोलॉजी और डिजिटल यूज करके कैसे पब्लिक की सर्विस करनी है और कैसे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, मतलब यानी कहीं ना कहीं इसमें विकास को ज्यादा महत्व दिया गया है, बजाय इसके कि टैक्स हम ज्यादा बढ़ाएं कम करें, उस पर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये फुल्ली ए पॉलिटिकल बजट है। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले 1 महीने में उत्तर प्रदेश का नाम भी नहीं लिया मुख्य वित्त मंत्री ने कहा भी। कंप्लीटली ए पॉलिटिकल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, डेवलपमेंट एंगल से। और देश का विकास तभी होता है जब लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म आपने 5% टैक्स बढ़ा दिया, घटा दिया, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, जो पीएम गति शक्ति का इनिशिएटिव है, बहुत ही इंस्पायरिंग इनिशिएटिव है। 100 कार्गो टर्मिनल खड़े करेंगे, 400 वंदे भारत ट्रेन चालू करेंगे। जो एक इनिशिएटिव चालू किया ई विद्या का, आज कोरोना में सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को हुआ है। उनके 2 साल स्कूल के निकल गए। 4th क्लास का बच्चा 6ठी क्लास में जाएगा, उसको कैसे मालूम कि 5वीं क्लास में क्या हुआ? जो ई विद्या का इनिशिएटिव है, जहां सरकार 100 चैनल लॉन्च करने वाली है एजुकेशन देने के लिए फ्री, उससे बच्चे खुद की एजुकेशन कर सकते हैं।
सरकार को समझ में आया कि कोविड में लोगों के मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रेशर पड़ा है। सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया है मेंटल हेल्थ के बारे में, अलग अलग सेंटर क्रिएट करेंगे, डिजिटल के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये दिखा रहा है सरकार के मतलब एक तो सेंसिटिवनेस कि हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व की जाए, और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बिल्कुल, अगर नंबर देने की बात करें सर, कितने नंबर देंगे आप? मेरे हिसाब से 10 में से 8 देना चाहिए। बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से पास कर रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि यह 80% से पास कर रहे हैं 10 में से। अब देखिए, बजट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी ने इस बजट को शून्य करार देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में इसकी आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार के बजट में कुछ भी नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब, वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों, एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट के अंदर। ये राहुल गांधी का ट्वीट है इस बजट के, आम बजट के आने के बाद। साफ तौर पर राहुल गांधी ने, अभी हमने अर्थशास्त्री को सुना, उन्होंने 10 में से 8 नंबर दिए थे, लेकिन राहुल गांधी इसे 10 में से 0 देते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये उन्होंने आज बजट के बाद ट्वीट किया है। हालांकि आपको बता दें, राहुल गांधी से जब बजट पर सवाल किया गया तो वो बगैर कुछ बोले निकल गए, जिस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तंज भी कसा है कि उन्हें बजट की समझ ही नहीं है। Sir, defense procurement. Now, any reaction on budget? Any reaction on budget? Sir, any reaction on budget, sir? Anything? Sir, defense procurement. किया था कि विपक्ष इस बजट में कुछ उनको समझ में आएगा, क्योंकि वो तो उनका काम तो नकारात्मक ही है ना, उनको तो क्रिटिसाइज करनी है। पर मुझे आप बताइए, एक भी मुद्दे की बात कोई उठा पाया है क्या? राहुल गांधी जी जीरो सम बोल रहे होंगे, लेकिन उनको तो मैथ से नहीं समझने में ही तकलीफ होती है, तो उनको तो हर एक चीज का सम जीरो ही दिखेगा। लेकिन इस बजट को समझने के लिए आज आप देखिए, पूरे देश भर के टेलीविजन पर और अन्य माध्यम पे जो विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, सबने स्वागत किया इस बजट। सबने कहा कि ये भविष्य के आत्मनिर्भर भारत बजट को बनाने के नींव रखता है, इट्स अ फाउंडेशन स्टोन। और मैं समझता हूँ हर समझदार आदमी ने, हर समझदार व्यक्ति ने इस बजट का स्वागत किया है, इस बजट की दूरदर्शिता को पहचाना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी के कुशल नेतृत्व में जो हमारी टीम ने बजट बनाया है, इसके लिए आज पूरा देश तारीफ कर रहा है और कृतज्ञ है। तो जागते रहो में आज आपने आम बजट की तमाम खबरें देखी और खबरों के पीछे की खबर भी हमने आपको दिखाई। ये सिलसिला अब कल रात 9 बजे आप फिर देखेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है, लेकिन जागते हुए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुभ रात्रि, नमस्कार।